हेलो बच्चों। इस ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। और सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन किस बेस पे किया जाता है, इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सेगमेंटेशन का सबसे पहले हम मतलब समझते हैं। मैं अपनी बात ऐसे शुरू करूँगा कि अगर सपोज़ करिए कि किसी कंपनी के पास एक ही प्रोडक्ट हो, तो एक ही प्रोडक्ट अगर वो सारे कस्टमर्स को बेचना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है कि उसी एक प्रोडक्ट से सारे कस्टमर सेटिस्फाई हो पाए? तो जवाब है नहीं, क्योंकि आज की डेट में हर एक की अपनी अपनी नीड है, रिक्वायरमेंट है, हर एक का अपना टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द कंपनी इवन टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी कस्टमर विद अ सिंगल प्रोडक्ट। तो उस समय पे क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टमर्स। तो बेसिकली सेगमेंटेशन की नीड हमें बहुत यहाँ पर समझ में आती है। सेगमेंटेशन को हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ टेक्निक ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट into several homogeneous groups, and these groups have some kind of common taste, common preferences, और you can say common needs जिसको हम फुलफिल कर पाएँ। तो साधारण से शब्दों में सेगमेंटेशन है मार्केट को डिवाइड करना अलग अलग ग्रुप्स में, और वो ग्रुप्स बेसिकली क्या बता रहे हैं? होमोजीनियस नीड्स को या होमोजीनियस वांट्स को बता रहे हैं। होमोजीनियस ग्रुप्स हैं बेसिकली वो, जिसमें एक तरीके के कस्टमर्स हैं जिनकी एक तरीके की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज़ करिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऐसे सब लोग जो एक कार ख़रीदना चाहते हैं जो सबसे सस्ती हो और जिसमें मेंटेनेंस कम हो, ठीक है, जो फैमिली साइज़ में फ़िट हो पाए, तो जनरली दे प्रेफर ऑल्टो या मारुति की आप ऑल्टो का एग्जांपल लें तो वो उस कार को परचेज़ करना चाहेंगे। लेकिन सभी लोग तो ऑल्टो नहीं परचेज़ करेंगे, जिनकी इनकम हाई है, ठीक है, या जो एक पर्टिकुलर स्टेटस को भी रखना चाहते हैं, तो उनके लिए वी हैव दी अनदर प्रोडक्ट। दे कैन गो फॉर ब्रीजा और सियाज और बाकी की जो गाड़ियाँ इग्निस वगैरह वो परचेज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एक ग्रुप हुआ जो ऑल्टो परचेज़ करेगा, एक ग्रुप हुआ जो ब्रीजा परचेज़ करेगा अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस। बट दी कंपनी हैज़ ऑल दी ऑफर, ऑल दी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स जो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उसको परचेज़ कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। तो जनरली चार तरीके के बेसिस हैं मार्केट सेगमेंटेशन के। सबसे पहला है जोग्राफिक सेगमेंटेशन। जोग्राफिक सेगमेंटेशन में अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि जहाँ पर कंपनी सेगमेंटेशन कर रही है जोग्राफी के बेस पे, यानी कि जोग्राफिक कंडीशंस के बेस पे सेगमेंटेशन किया जा रहा है, लोकेशन के बेस पे सेगमेंटेशन किया जा रहा है। और इसमें जनरली चार तरीके से आप सेगमेंटेशन कर सकते हो रीजन वाइज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में अगर आप बात करें तो इंडिया में आप रीजन वाइज कैटेगरी बना रहे हैं कि सेंट्रल इंडिया या नॉर्दर्न इंडिया या सदर्न इंडिया या ईस्टर्न या वेस्टर्न। तो आपने रीजन एक पर्टिकुलर डिनोट कर दिया है और उसके हिसाब से आप सेगमेंट बनाकर काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ रीजन वाइज। क्लाइमेट भी एक रीजन हो सकता है, क्लाइमेट भी एक पर्टिकुलर बेस हो सकता है, जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशन चूँकि हर एक देश की डिफरेंट है। इंडिया हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, एंड यूके, यूएस, रशिया, अफ्रीका, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो अगर आप प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप जिस तरीके का प्रोडक्ट है और वो जिस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस में बेचा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल दी फैब्रिक फैब्रिक जो कपड़ा बनाने के लिए टेक्सटाइल अगर कोई कंपनी है, तो दे वांट टू सेल दी पर्टिकुलर फैब्रिक इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, जिसके लिए वो सूदिंग है, जिसके लिए वो बनाया हुआ है। तो वही एरियाज़ में या वही जोग्राफिक लोकेशंस पे वो जाके उसको बेचना उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा जहाँ पे उस तरीके की क्लाइमेट कंडीशंस उनको दिख रही हैं या मिल रही हैं। उसके बाद बात आ रही है मार्केट डेंसिटी। तो मार्केट डेंसिटी बेसिकली ये बता रहा है कि मार्केट का घनत्व क्या है या मार्केट कितना डेंस है। जैसे अगर हम बात करें तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग या कितनी शॉप्स अवेलेबल हैं। जैसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी की भी अगर बात करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी यही बताती है आपको कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो वैसी मार्केट डेंसिटी है कि मार्केट कितना एक पर्टिकुलर एरिया में कितने मार्केट की शॉप्स हैं या मार्केट कितना है या वहाँ पे कितने लोग जुड़े हुए हैं। मार्केट साइज ऑन दी अदर हैंड टेल्स यू अबाउट द प्रॉस्पेक्ट्स विच यू विल फाइंड इन दैट पर्टिकुलर मार्केट डेंसिटी। कितने लोग आपसे जुड़ पाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग मार्केट डेंसिटी का पार्ट हैं वो सारे के सारे आप ही से उत्पाद खरीदेंगे। तो आपको ये भी देखना है कि उसमें से मुझे मेरे मतलब के जो प्रॉस्पेक्ट्स या पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो कितने हैं और वो कैसे मुझे मिल पाएंगे। दूसरा जो सेगमेंटेशन है इट इज़ द डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक का सबसे पहले मतलब समझिए। डेमोग्राफिक का मतलब होता है यहाँ पर पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स।
ठीक है, तो किसी भी पॉपुलेशन के जो गुण हैं उसके हिसाब से भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एज एंड लाइफ स्टाइल। देखिए, कोई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ज़्यादातर जो पर्टिकुलर एज ब्रैकेट के लिए बने हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एपेरल्स, फैशन ओरिएंटेड जितनी भी गुड्स हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, आप ऑटोमोबाइल में बहुत सारी बाइक्स ऐसी चलाते हैं जो पर्टिकुलर एज ब्रैकेट को ध्यान में रखकर ही बनाई गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का पार्ट है, जहाँ कंपनी एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट के लिए जो चीज़ें बना रही है उसी को जानने में इच्छुक होती है कि उस पॉपुलेशन में उस एज ब्रैकेट के कितने लोग हैं। जनरली जो इंडिया है वो इंडिया हमारा यूथ के लिए जाना जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूथ की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में है। एंड चाइना, जापान, ये जो देश हैं इनमें जो ओल्डर एज के पीपल हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो ऐसे कोई भी उत्पाद जो डिओ, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, ठीक है, एपरल्स, जो आप देखते हैं फैशन एसेसरीज़ हैं, इन सब का जो अच्छा मार्केट है वो इंडिया है, क्योंकि यहाँ पे उस पर्टिकुलर एज ब्रैकेट के लोग सबसे ज़्यादा हैं जो इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। जेंडर वाइज भी आप बांट सकते हैं। जेंडर में जैसे आप अगर कोई ऐसे उत्पाद बना रहे हैं जो स्पेसिफिक जेंडर के द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे अगर आप L18 की बात करें या ऑरिफ्लेम की बात करें या लॉरेल है या गार्नियर है, तो बेसिकली वो वुमेन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं और एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए ही वो उस प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। ठीक है, तो वो ये जानने के लिए इच्छुक होंगे कि किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में उस जेंडर के कितने लोग हैं। इनकम ऑन दी अदर हैंड इज़ ऑल्सो अ डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें आप लोगों की इनकम जानने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। तो कंपनीज वांट टू नो जनरली कि किसी पॉपुलेशन में जो लोग हैं उनकी इनकम क्या है और उनको उसी हिसाब से ही वो अपने प्रोडक्ट्स बेच पाएँ। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन बेसिकली रिफर्स टू के किसी एरिया में कितने लोग जॉब में हैं, कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, कितने लोग प्रोफेशन में हैं, क्योंकि उसके हिसाब से भी आप कैटेगराइज कर सकते हो। इफ़ द पीपल आर इनटू जॉब तो वो अलग तरीके के संसाधन इस्तेमाल करते हैं। जैसे जॉब वाले हैं तो वो जनरली कैब इस्तेमाल करेंगे, या उनको अपनी टैक्सी चाहिए होंगी, या पर्सनल कार चाहिए, वहीं उनको टिफ़िन सिस्टम भी हो सकता है। तो ये जनरली जॉब्स के लिए है। बिज़नेस क्लास का अगर है तो बिज़नेस ओरिएंटेड बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पर आप उनको कोई ना कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, बॉक्सिंग या पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई कर रहे हो, या उनकी शॉप्स के लिए जो मटेरियल सप्लाई कर रहे हो, तो वो बिज़नेस क्लास के लिए हो गया। ऑक्यूपेशन में भी जनरली ये रहता है कि अगर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो वो पर्टिकुलर कोई इक्विपमेंट्स वगैरह चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका अगर आप मार्केट चेक करना चाहते हो तो उस ऑक्यूपेशन के लोग वहाँ पर ज़्यादा होने चाहिए। Marital status is also one of the factor that describes the demographic things, because the people who are married and who are about to married, और those who are already married, तो ये भी कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट का पार्ट है। जैसे बहुत से फोटोग्राफी के जो कंसर्न्स हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं, वो वेडिंग शूट अगर उन्हें करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि दे आर कीन, दे विल बी वेरी कीन टू नो कि आप कि शादी कब है या आप शादीशुदा हैं या नहीं, क्योंकि अगर ऐसे ओकेजन्स पे जनरली वो आपको अपना जो पूरा पैकेज है वो आपको सेल आउट कर पाएंगे, प्री वेडिंग शूट का या पोस्ट वेडिंग शूट का। सोशल क्लास भी एक फैक्टर है जो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन से जुड़ा हुआ है, कि कितनी सोशल क्लासेस जनरली हम पाते हैं। मिडिल क्लास है, वर्किंग क्लास है, या लेबर क्लास है, या हाई हाई क्लास है, या एलीट क्लास है बहुत। तो उनके लिए जो प्रोडक्ट्स हैं जनरली वो भी अलग अलग फ्रेम किए हुए हैं, और वो जनरली उन्हीं पर्टिकुलर क्लासेस में बेचे जा सकते हैं। फैमिली साइज़ भी डेमोग्राफिक एक फीचर को बता रहा है, जिसमें जैसे बहुत से उत्पाद ऐसे होते हैं, मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, या प्रेशर कुकर है, या अब आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो कोल्ड ड्रिंक भी, इवन 2 लीटर का अगर आप कोई पैक खरीद रहे हो मिरिंडा का या फिर 7 अप का या कोको कोला का, तो जनरली वो फैमिली साइज़ उस पर लिखा हुआ है कि अगर आपके फैमिली में ज़्यादा मेंबर हैं तो आप उस 2 लीटर की बॉटल को ख़रीदते हो, अदरवाइज़ आप नॉर्मल 300 ml या 200 ml की बॉटल ख़रीदते हो। हाउसेज, अपार्टमेंट जनरली ये भी फैमिली साइज़ के हिसाब से हैं, कि अगर सिंगल आप हस्बैंड एंड वाइफ हो तो आप 1 BHK या 2 BHK में भी रह सकते हो, बट इफ़ यू हैव किड्स एंड इफ़ यू हैव ऑल्सो द ग्रैंड पेरेंट्स अलॉन्ग विद यू, तो आपको 4 BHK या 5 BHK जनरली अपार्टमेंट चाहिए होगा। एजुकेशनल लेवल भी एक एक कैरेक्टरिस्टिक है डेमोग्राफिक का, जहाँ पर लोग कितने पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उसके हिसाब से अगर आपको प्रोडक्ट को मार्केट करना है या सेगमेंट करना है तो वो आपको ये भी जानने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। रिलीजन भी एक फैक्टर है,
जो आपके जनसंख्या या पॉपुलेशन के ही गुण को बता रहा है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले कितने लोग हैं उसके हिसाब से ही वहाँ पे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सारी डिलीवर की जाती हैं। जैसे अगर आप बात करें तो गल्फ़ कंट्रीज़ में जो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा हैं। वेस्टर्न में अगर आप देखें तो क्रिश्चियन फॉलो करने वाले ज़्यादा हैं। इन इंडिया वी हैव अ मिक्स ऑफ ऑल द रिलीजन एंड ऑल द कास्ट एंड क्रीड्स नॉर्मली सेलिब्रेट ऑल द थिंग्स। तो जितने भी उत्पाद जो बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, वो रिलीजन वाइज भी बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर रिलीजन की जो टीचिंग्स हैं उसके हिसाब से गवर्न होते हैं, लोगों के बिलीफ से जुड़े हुए होते हैं। तो कंपनी को ये भी यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की। साइकोग्राफिक एज द नेम सजेस्ट यू विल टॉक अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन एंड अकॉर्डिंगली यू कैन हैव द लाइफ स्टाइल, पर्सनैलिटी, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स इन दिस कैटेगरी। लाइफ स्टाइल लाइक नॉर्मल, अगर आप बात करोगे कि इफ़ यू बिलोंग टू अ सिटी लाइक बरेली, मुरादाबाद एंड इफ़ यू बिलोंग टू दिल्ली, मुंबई, ऑब्वियस सी बात है कि आपकी लाइफ स्टाइल में बहुत सारा अंतर होगा। जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे वो अलग होंगे। नॉर्मली वी फाइंड दैट द यूथ और द पीपल इन दिल्ली दे यू नो दे हैव द प्रोडक्ट ऑनलाइन, ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। दे मेक द पेमेंट्स थ्रू देयर मोबाइल फ़ोन्स एंड दे यूज़ द पार्लर्स, दे हैव द दे आर हैवी कंज्यूमर्स ऑफ ऑल द सर्विसेज। एंड देन रात में जो पब कल्चर है या सारी चीज़ें, तो दिल्ली के हिसाब से वो सारी मोल्ड होंगी। तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा फास्ट फूड कंजप्शन सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ स्टाइल को कहीं ना कहीं गवर्न कर रही हैं। पर्सनैलिटी ऑन दी अदर हैंड सजेस्ट यू दैट पर्सनैलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सेल देम। ऑब्वियस सी बात है कि जिसको आप ऑल्टो बेचोगे और जिसको आप फॉर्च्यूनर बेच रहे हो, तो दोनों की पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं अंतर होगा। अ पर्सन हु इज़ इंटेंडेड टू बाई दी ऑल्टो विल नॉट गो फॉर फॉर्च्यूनर एंड सिमिलरली वाइस वर्सा ऑल्सो, कि जो फॉर्च्यूनर खरीद रहा है वो कभी भी ऑल्टो की तरफ नहीं जाएगा। वैल्यूज़ भी लोगों की होती हैं। बहुत से लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हैं कि साहब वो प्राइस ओरिएंटेड हैं, कि साहब उन्हें प्राइस में बहुत अच्छा चाहिए, सस्ते प्राइस में अच्छी चीज़ चाहिए, या कुछ क्वालिटी को प्रेफर कर रहे हैं। तो जिसका जैसा वैल्यू सेट होगा साइकोलॉजी के हिसाब से उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। बिलीफ ऑन दी अदर हैंड सजेस्ट यू कि लोगों की मान्यताएं क्या हैं। तो कुछ लोग जनरली परचेजिंग करते हैं विद अ सर्टेन बिलीफ, कि उनका ऐसा मानना है। तो ऐसे लोग पर्टिकुलरली आप सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी पॉपुलेशन में से जो एक चीज़ को मानते हुए आ रहे हैं, और उसके हिसाब से उनको आप मार्केट कर सकते हो या उनको बेच सकते हो। जैसे एक छोटा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, टेली शॉपिंग पे आप नॉर्मली ऐड देखते हो कि बहुत से स्टार्स लाइक गोविंदा दे प्रमोट अ पर्टिकुलर लॉकेट, कि इसमें हनुमान चालीसा लॉकेट है और इसको पहनने से आपको ये सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर राशि का नग पहनने से आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव या जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई। तो ये लोगों की मान्यता के हिसाब से है। कंपनी कोई ऐसा नहीं कर रही है कि सभी को बेचना है। तो जो लोग ऐसा समझते हैं जनरली उनको कैच करना या उन तक ये बात पहुंचाना कंपनी का मेन मोटिव रहता है। इसके बाद बात करते हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन की। बिहेवियरल जनरली जो लोगों का बिहेवियर रहता है उसके हिसाब से सेगमेंटेशन है। और यहाँ पे जो हो सकते हैं ओकेजन्स, जैसे ओकेज़न नॉर्मली अलग अलग होते हैं। कुछ वन टाइम ओकेज़न हो सकते हैं, कुछ रेगुलर ओकेज़न हो सकते हैं, कुछ लाइफ टाइम ओकेज़न्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप मैरिज कर रहे हो तो इट्स योर लाइफ टाइम ओकेज़न, जिसमें आप सूटिंग्स, शर्टिंग्स या शेरवानी पहनोगे या सूट सिलवा रहे हो। तो बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं जनरली वो यही देख रही हैं कि आप के मैरिज को जनरली वो एक एक पर्टिकुलर सेगमेंट के तौर पर लेके चल रही हैं, जिसमें वो लोग जितने भी हैं जो आने वाले समय में जिनकी मैरिजेज हैं, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी उनको कैच कर पाए। तो ओकेज़न है वर्ल्ड कप फॉर एग्जांपल, आईपीएल, दैट्स एन ओकेज़न। तो एक ओकेज़न के हिसाब से भी सेगमेंटेशन किया जा सकता है। बेनिफिट्स, देखिए बहुत से जो लोग होते हैं उनकी मेंटालिटी ये रहती है कि वो हर हर चीज़ में बेनिफिट देखते हैं। तो अगर आप कहीं पर भी, अगर कंपनी जनरली ये बता रही है कि इस प्रोडक्ट को ख़रीदने से ये बेनिफिट है, तो वो लोगों को अगर क्लिक कर गया, कस्टमर्स को अगर क्लिक कर जाता है, तो वो जनरली उसको परचेज़ कर लेते हैं। जैसे अगर आप ये बता देते हैं कि इस ड्रिंक को पीने से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, और इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इससे लीवर डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा, तो जनरली लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी और वो उस बेनिफिट को उठाने के चक्कर में या बेनिफिट लेने के चक्कर में उस प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। यूज़र स्टेटस भी एक पर्टिकुलर सेगमेंटेशन का पार्ट है, जिसमें यूज़र किस स्टेटस में है। जैसे कि वो एक्स यूज़र है
या वो रेगुलर यूज़र है या फर्स्ट टाइम यूज़र है, उसके हिसाब से भी आप इसको बांट सकते हो। क्वांटिटी, कुछ लोग क्वांटिटी फ्रीक होते हैं, जैसे कि आप क्वांटिटी पे हाईलाइट करके चल सकते हो। जैसे ज़्यादा अगर आप बेच रहे हो या आप एक खरीदने के लिए आए थे और एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, तो नॉर्मली अटेंशन आपकी जाएगी उधर और आप उसको परचेज़ करते हो, क्योंकि ये लोगों के बिहेवियर का पार्ट है कि अगर आपको एक चीज़ बिग बाज़ार में जनरली आप जब जाते हैं तो क्या क्या पाते हैं कि आप अगर सोप खरीदने गए हैं और आपको 4 सोप खरीदने हैं, लेकिन आपने देखा कि 2 सोप खरीदने पे एक फ्री मिल रहा है, तो नॉर्मली आप उसको पिक कर लेते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वांटिटी वाइज बिहेवियर है जो कहीं ना कहीं क्वांटिटी के हिसाब से गाइडेड है। आपको ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ मिलती है, आप उसको परचेज करते हो। रेडीनेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया, जिसमें जो कस्टमर है वो अनअवेयर है या अवेयर है या इन्फॉर्म्ड है या फिर वो डिज़ायरस है या इंटेंट टू बाई है या इंटरेस्टेड है, तो इसके बेसिस पे भी आप सेगमेंटेशन कर सकते हो। तो जिस भी स्टेट में कस्टमर है उसकी आप स्टेट अगर निकाल लेते हो या पता लगा लेते हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है कि उसको परसुएट करना। लॉयल्टी स्टेटस क्या है कस्टमर का, ये भी उसके बिहेवियर का पार्ट है, जिसमें जो कस्टमर है जनरली वो हार्डकोर लॉयल है या वो शिफ्टिंग लॉयल है या स्विचर है, जनरली ये आप पता लगा सकते हो। एटीट्यूड भी लोगों का यहाँ पर आप जान सकते हैं बिहेवियर पार्ट में, कि वो पॉजिटिव सोच रख रहे हैं आपके इसके प्रोडक्ट के प्रति या सर्विस के प्रति, या उनकी सोच नेगेटिव है। तो ये जनरली जो कंपनी है वो बेसिस इस्तेमाल करती है। यहाँ एक बात और मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही पर्टिकुलर बेस हो। देयर कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी basis from this chart which the company uses to persuade a particular buyer. इसके बाद बात करते हैं टारगेटिंग। देखिए वंस यू हैव डिसाइडेड कि ये मेरा सेगमेंट है, उस सेगमेंट में आपको पर्टिकुलर एक टारगेट अपना लेके चलना होता है, जिसको जिसको आप टारगेट का मतलब ही यहाँ समझ में आ रहा है कि जिसको आप हिट करेंगे, जिस तक आप पहुँचेंगे। ठीक है, जैसे एक बात हो गई कि मान लीजिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस बेचना है, तो लाइफ इंश्योरेंस हम बेच सकते हैं ऑल दी पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड देयर जॉब। ठीक है, या ऑल दी पीपल हु हैव अ सर्टेन एज लिमिट, एज ब्रैकेट ऑफ 25 ईयर्स टू 40 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि वो हमारे लिए एज ब्रैकेट है। तो सेगमेंट तो वो हो गया आपका विस्तृत रूप पे अगर हम देखें तो 25 साल से लेकर 40 साल वाले लोग आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस का लिए सेगमेंट हो गए। लेकिन उनमें भी सबसे पहले आप किन पे फोकस करेंगे, तो आप जाएंगे सबसे पहले वो लोग जिनकी जॉब लगी हुई है, ना कि वो जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उनसे बात करेंगे जिनकी सबसे पहले जॉब लगी हुई है, तो वो आपके लिए टारगेट हो गए। ऐसी अगर आप मान लीजिए कि बुक्स कोई बना रहे हैं, जो 12th पास होने के बाद किसी पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए तैयारी के लिए आप बुक्स बना रहे हैं, तो जितने भी 12th पास बच्चे हैं वो आपके सेगमेंटेशन का पार्ट है। लेकिन उनमें भी आप टारगेट उन्हें करोगे जो पर्टिकुलर जैसे सीपीएमटी की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए वो पर्टिकुलर बुक बनाई गई है, तो वो आपके टारगेट का पार्ट है। सो दिस इज द सेकंड स्टेप आफ्टर सेगमेंटिंग। इसके बाद आती है पोजिशनिंग। अगर हम देखिए यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं हम STP स्ट्रेटेजी की, यानी सेगमेंटेशन हो गया, उसके बाद टारगेटिंग हो गई, और उसके बाद अब फाइनली आ रहा है पोजिशनिंग। तो पोजिशनिंग में आपको यहाँ पर बता दूँ कि पोजिशनिंग कहाँ की जाती है। पोजिशनिंग की जाती है कस्टमर के माइंड्स में। ठीक है, ये कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं है कि आप कहीं बुक्स में या ऑन पेपर कोई पोजीशनिंग कर रहे हैं, नो नॉट एट ऑल। पोजीशनिंग आपके ब्रेन में की जाती है, आपके दिमाग में की जाती है, कि जैसे ही आपसे कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट पूछा जाता है तो आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम लेते हो। क्यों लेते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका दिमाग में फिट हो चुका है कि जब इस चीज़ की बात की जाएगी मैं ये नाम लूँगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो नॉर्मली यू विल आंसर के कोलगेट या पेप्सोडेंट। तो आपने यही नाम क्यों बताया? क्योंकि वो नाम आपके दिमाग में पोजीशन हो चुका है। मैं आपसे पूछूं कि किसी कार मैन्युफैक्चरर का नाम बताइए, आप बताते हैं मारुति। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मारुति आपके दिमाग में फिट हो गया है कि जब भी कार मेकर्स की बात आएगी यू इंस्टेंटली रिप्लाई मारुति। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि किसी डिटर्जेंट का नाम बताइए, यानी यू इमीजिएटली रिप्लाई सर्फ। वाई सर्फ? वाई नॉट व्हील? वाई नॉट निरमा? बिकॉज कहीं ना कहीं वो पोजीशन हो चुका है कि जब भी डिटर्जेंट की बात आएगी यू ऑलवेज नेम सर्फ। सो दैट इज़ बेसिकली द पोजीशनिंग। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज़ की, ठीक है, तो कितने तरीके की पोजीशनिंग हो सकती है, तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, पोजीशनिंग कैन बी बाय प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स। ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो पोजीशनिंग किस बेस पे करती हैं? वो करती हैं कि प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स यानी फीचर्स क्या क्या है, ठीक है, और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं।
जैसे आप कोई भी नॉर्मली एफएमसीजी की जो बात करते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट ख़रीदा, उसमें ये फीचर्स है, ठीक है, और आपको ये इससे फ़ायदे होंगे, तो ये पोजीशनिंग का जनरली क्राइटेरिया रहता है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हो तो मोबाइल फ़ोन में क्या है, उसके फीचर्स कंपनी हाईलाइट करेगी और उससे क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो वहाँ पे हाईलाइट करेगी। फिर पोजीशनिंग की जाती है बाय प्राइस एंड क्वालिटी। जैसे अगर आप प्राइस कम या ज़्यादा है तो आप उसको हाईलाइट करते हो। जैसे आपने लिखा कि अब ये पेस्ट सिर्फ 10 रुपये में, फेयर एंड लवली क्रीम अब सिर्फ 5 रुपये में, तो वो जनरली प्राइस को कोट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप 5 रुपये या देखते हो कि पर्टिकुलर प्राइस आपके दिमाग में आता है तो आप उस प्रोडक्ट को रिलेट कर पाते हो। क्वालिटी ऑन दी अदर हैंड कैन ऑल्सो बी पोजीशन। जैसे आप सोनी का अगर एग्जाम्पल लें तो दे डोंट पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, रैदर दे पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो वो क्वालिटी वाइज है कि जब भी आप क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की बात करोगे, यू ऑलवेज नेम सोनी। बाय यूज़ एंड एप्लीकेशन, कहीं ना कहीं आप उस प्रोडक्ट के यूज़ या उसके एप्लीकेशन पार्ट को भी हाईलाइट करते हो। आप जनरली ऐड में बताते हो कि इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे बहुत से जगहों पर आप वैक्यूम क्लीनर है या कोई और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसको आप इजीली यूज़ कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं उसके यूजेस या एप्लीकेशन पार्ट को बता रहा है। बाय प्रोडक्ट क्लास, बहुत सी ऐसी कंपनी हैं जो अपने प्रोडक्ट को दूसरों से, यानी कॉम्पिटिटर जो हैं उनके प्रोडक्ट से भिन्न दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग कर देते हैं। जैसे अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर अगर है तो न्यूज़पेपर में भी अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर क्लास को डिनोट कर रहा है। आप किसी मैगज़ीन को अगर प्रमोट कर रहे हो तो मैगज़ीन में भी आप दिखाना चाहेंगे कि एक एक बिजनेस क्लास लोग के लिए बना है, या पर्टिकुलर एक क्लास वाले जो लोग हैं उस मैगज़ीन को पढ़ते हैं। ठीक, वो प्रोडक्ट की क्लास को बता रहा है। फिर आ रहा है बाय प्रोडक्ट यूज़र, कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है ना। तो यहाँ पर भी बहुत सी जगहों पे पोजीशनिंग कंपनी करती है जिसमें ये बताती है कि इस प्रोडक्ट को ये लोग यूज़ कर रहे हैं, उनको रिकमेंड भी करती है, उनके वीडियोस भी आप देखते हैं। तो अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तुरंत हमसे जुड़िए। इस तरीके के नॉर्मली कंपनी एडवर्टीजमेंट लेके चलती है। बाय कॉम्पिटिटर भी पोजीशनिंग कंपनी कर सकती है। जनरली वो दिखाती है कि भाई वो कॉम्पिटिटर से बेहतर है या उस प्रोडक्ट में जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं तो ये कहीं नहीं, या कॉम्पिटिटर जिस तरीके से पोजीशन कर रहे हैं उससे डिफरेंट हम क्या बता सकते हैं, उसके बेस पे भी पोजीशनिंग की जाती है। और लास्टली बाय कल्चरल सिंबल्स, कहीं ना कहीं जो हमारे कल्चर का पार्ट है, जो कुछ कल्चर में हमने सीखा है या जो कंपनी ने कल्चर को जिस तरीके से प्रमोट किया है। जैसे अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडियन कल्चर को लेकर, जैसे पतंजलि फॉर एग्जांपल, तो पतंजलि में आप क्या देखते हैं कि नेचुरल चीज़ें हैं, हमारे कल्चर, योगा, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं कंपनी की पोजीशनिंग में भी काम आ रहा है कि जब जब भी आपसे नेचुरल उत्पाद की बात की जा रही है, सेफ़, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, आपकी बॉडी पे कोई नुकसान नहीं है, तो ये सारी चीज़ें कल्चर सिंबल्स या कल्चर वाली चीज़ों को लेके आगे बढ़ रही हैं।